नमस्कार दोस्तों, मैं शरद वर्मा भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक है सौर मंडल। मैं इस टॉपिक को इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि इसके बिना आपको कभी भी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में नहीं समझ पाएंगे या ओशनोलॉजी के बारे में भी समझना हुआ तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में मौसम में कैसे चेंजेस होते हैं, क्या कारण होते हैं, दिन रात कैसे होती है, इन सब का पूरा सब कुछ जो डिपेंड करता है वो सब सौर मंडल और इन पर ही डिपेंड करता है। सन स्पॉट कैसे हमारे यहाँ का जो मौसम में चेंजेस होते हैं वो भी इन्हीं पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई और नहीं आपको पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्लास कहीं और नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सौर मंडल सौर परिवार का क्लास। तो चलिए आज आपको मैं टहला के लाता हूं सौर मंडल में। सौर मंडल में जैसा कि आपने देखा ही होगा, एक तरफ है सूर्य और उसके चारों तरफ घूमता हुआ हमारे ग्रह। कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। ओके, जिसे यूरेनस या क्या कहा जाता है, नेपट्यून के नाम से जाना जाता है। अब चलिए इसमें जो आगे के ये चार आप प्लेनेट्स जो देख रहे हैं, ग्रह जो देख रहे हैं, ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अरे ये क्या, ये तो ढक गया, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं आगे के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है, क्योंकि इन क्षुद्र ग्रहों से छोटे छोटे ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो कि अभी भी न्यूज में आप देखते होंगे कि क्षुद्र ग्रह आ रहा होता है, फिर उसको जो है नासा के द्वारा तोड़ा जाता है ना। पिछली साल भी सुनाई पड़ा था, अभी भी कोई एक क्षुद्र ग्रह आने वाला है, मैं उसके बारे में भी डिटेल आपको बता दूंगा ताकि आप उसे जानकारी में अपने जरूर याद रखें। ओके, तो देखिए जो इन क्षुद्र ग्रहों से और सूर्य के बीच में है वो कौन कौन से हैं? यही चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। अब इन्हीं को ही आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह से बाहर चले गए हैं वो क्या कहलाएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गए, है ना, कितना आसान। और इन्हें कहा जाता है, इन्हें बाह्य जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब याद रहेगा ये चीज, अंदर के आंतरिक या पार्थिव, बाहर के बाह्य जोवियन ग्रह। और उसमें भी सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, ओ माय गॉड, इतना बड़ा ग्रह। शनि दूसरे नंबर पे, शनि अपना परचम लहराते हुए। ओके, और हाँ, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, शनि के सबसे ज्यादा आपको जो सैटेलाइट है वो देखने को मिलेंगे 82 के करीब हैं, और दूसरे नंबर पर बृहस्पति के होते हैं। ओके, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और बृहस्पति के कितने होते हैं? 79 होते हैं। इसके 82, इसके 79। अपने प्यारे पृथ्वी का होता है केवल एक चंद्रमा, ओनली वन, प्यारा सा मून। ओके, चलिए अब थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूं। जैसे कि बुध के बारे में, सबसे नजदीकी सूर्य का ग्रह होता है। ओके, सबसे नजदीक होता है, लेकिन इसका तापांतर सबसे ज्यादा होता है। सर ये तापांतर क्या बोल दिए आप? अभी बताता हूं। ताप में अंतर, यानी कि रात में यहां कड़ाके की ठंड पड़ेगी और दिन में बहुत गर्मी पड़ेगी। यानी कि जो दिन और रात का आप देखने को यहां पर मिलेगा, वो दिन में पॉजिटिव में 100 टू ऊपर भी चला जाएगा, और वहीं पर माइनस में तो यह क्या कहा जाता है, वो 100 से भी नीचे चला जाता है। तो इनके बीच काफी अंतर देखने को मिलता है। तो यही तो कहलाता है ताप में अंतर। तो ये है हमारा बुध ग्रह, मरकरी। चलिए शुक्र पर, वीनस पे चलते हैं। इसकी क्या खासियत होती है? वीनस ग्रह जो होती है, यहां लिख देता हूं, इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगनी ग्रह के नाम से, यानी कि उसकी बहन भी बोली जाती है। लेकिन ये सबसे चमकीला वह सबसे गर्म है। तापांतर में नहीं कह रहा है, सबसे गर्म ग्रह
सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह अगर कहा जाएगा तो वो शुक्र ग्रह होता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। और फिर आता है अपना प्यारा पृथ्वी, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इसके हम कहां जाने वाले हैं। फिर मार्स, मार्स में तो हमारे देखिए चंद्रयान 1 तो भेजा ही जा चुका था, चंद्रयान 2 भी भेजा जाएगा। कितने वहां पर जैसे मेथेन गैस का पता लगाया गया था, और भी वहां पर कई गैसेस के पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जलवाष्प का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब पृथ्वी को छोड़ के लगता है वहीं पर ही जाकर बस जाना है, पृथ्वी को तो सुधारना नहीं है, वहीं पर ही बस जाना, उसको भी टाटा बाय बाय। ओके, तो अब उसके बाद शुरू हो जाता है क्षुद्र ग्रह, फिर तो उसके बाद दूसरे ग्रह स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें हमारा जो मेन जो हमको जानना है वो हमें पृथ्वी के बारे में ही जानना है। और अगर आपको करंट अफेयर से भी जुड़े रहिए तो शुक्र ग्रह के लिए नासा ने 2 अपने भेजे थे, एक दा विंची के नाम से इन्होंने भेजा था और एक वेरिटास के नाम से। ये इनके 2 मिशन थे जो इन्होंने कहां पर भेजा था, रुकिए एक मिनट, दा विंची और वेरिटास। वेरिटास है, ये 2 मिशन भेजे गए थे शुक्र पर नासा के द्वारा। ओके, और पृथ्वी पर और सूर्य पर भी भेजे जा रहे हैं, है ना। हमारी तरफ से आदित्य L1 भेजा जाएगा, सूर्य की पूरी जानकारी आपके सामने उपस्थित करी जाएगी। ओके, चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं सन स्पॉट के बारे में, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, बिना इसके आप कैसे समझेंगे क्या होता है। सबसे यूनिक मैं बताता हूं क्या होता है सन स्पॉट। अब पहले हम आपको बताते हैं सूर्य के बारे में। ये देखिए गर्म आग का लोहा नहीं कहेंगे, गोला कहेंगे, ये तो अंदर का उसका पूरा कोर हो गया। ऊपर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको डार्क में कर देता हूं, ये वाला जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये कहलाता है फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ओके, जिसे हिंदी में प्रकाश मंडल कहा जाता है। और इसके बाहर का जो ये लेयर देख रहे होते हैं, इन्हें क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। और क्रोमोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और यहां पर आप देखेंगे गैसों का जो घनत्व होता है, वो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्रोमोस्फीयर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और उसके बाहर जो ये लाइट आपको देखने को मिलेगी, आभा जो देखने को मिलेगी, इसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना वो नहीं जो कि आपको 1 साल परेशान कर डाला था, ये सूर्य का ही कोरोना है, समझ रहे हैं, जहां से आपको रेडियो वेव्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, अब रेडियो वेव पे भी पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा रेडियो वेव हो गया, विजुअल लाइट्स हो गया, है ना, मतलब रेडिएशन वहां से आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए अब पहले तो हम आपको बताते हैं सन स्पॉट कैसे बन रहे होते हैं। सन स्पॉट जैसे कि इसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलता है। सूर्य के अंदर जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को आपको मिल रहा होगा। और इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के क्या बनाते हैं, पार्टिकल हीलियम बना रहे होते हैं, प्लस एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं, भर भर के एनर्जी निकाल रहे होते हैं। ओके, क्योंकि बिना एनर्जी के कैसे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। ये जो सनलाइट मिल रहे होते हैं ये भी तो वही कुछ होता है। ओके, हीलियम समझ रहे हैं, ये हीलियम, तो यहां से आपको हीलियम और एनर्जी मिल रही होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया तो आप जानते ही होंगे, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे होते हैं। ओके, संलयन कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, जो कि आपको सूर्य में देखने को मिलेगा। और विखंडन में क्या होता है, बड़े नाभिक से छोटे नाभिक में टूट रहे होते हैं,
जैसे कि परमाणु बम में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बम में भी आपको नाभिकीय फ्यूजन देखने को मिलेगा, यानी कि नाभिकीय संलयन भी देखने को मिल रहा होगा। अब क्या होता है, जब सूर्य के इन्हीं फोटोस्फीयर में मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, अब जिसे कहा जाता है, लिख देता हूं मैं यहां, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, जिसको डिनोट किया जाता है साई से, है ना। और फिर क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इस पर भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। जैसा कि कोई एक एरिया हो गया, है ना, ये है एरिया, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड उसको पास करते हुए जा रही होती है, जिसको शो करेंगे बी से, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। और जो एरिया जिसको वो पास कर रही होती है, जहां से गुजर रही होती है, उसे कहा जाता है, वो एरिया कहलाएगी। तो इन्हीं के गुणनफल को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। अगर ये किसी एंगल पर जा रही होंगी तो वो cos थीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स, एक एरिया से गुजरने वाले चुंबकीय जो फील्ड होती है, जो क्षेत्र होता है, ओके, जहां पर आप गुजरेंगे, खींच लिया आपको, चुंबक तो देखे है ना, गुजरे जो भी उसके सामने लोहा लेकर आएंगे वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो वही कुछ इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होता है। कैसे, जब चुंबकीय फ्लक्स इस फोटोस्फीयर में बहुत ज्यादा इनका कंसंट्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा सांद्रता हो जाती है, तो ये क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स, अब मैं बाहर की तरफ यानी क्रोमोस्फीयर की तरफ गर्मी टेम्परेचर को नहीं जाने दूंगा, और जब ऊपर की तरफ ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देगा, उस क्रिया को यहां पर नाभिकीय संलयन के वहां पर थोड़ा सा बाधा उत्पन्न कर रहा होगा, वहां पर टेम्परेचर जो होता है ऊपर की तरफ फिर ज्यादा की जगह कम होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगी। और यही जो ताप है, इसमें जब कमी आना शुरू हो जाएगी है ना, जब ताप में भी कमी आना शुरू हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, वहां पर आपको सन स्पॉट्स देखने को पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक पोर्शन वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसी ब्लैक पोर्शन का जो अंदर का हिस्सा जो काफी डार्क होता है वो अम्बरा कहलाता है, और जो बाहर का हिस्सा होता है वो पेनम्बरा कहलाता है। अब इन्हीं के चारों तरफ जनरेट हो रहा होता है हमारा चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और वही से फिर यही सन स्पॉट से, क्योंकि इस समय वहां पर चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भर भर के चुंबकीय जो अपना क्षेत्र होता है, चुंबकीय जो फील्ड होता है, वो बाहर की तरफ फेंक रहा होता है, जो कि हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। लेकिन हमारा पृथ्वी भी तैयार रहता है, उसका भी, उसके अंदर भी कोर है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर में जो लिक्विड नहीं होती है वो घूमती रहती है, जिसकी वजह से इसमें जो पोल बना होता है, इस पोल की वजह से यहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा होगा। ओके, ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाएगा, जिसका डायरेक्शन जो होता है इसके अंदर भी, यहाँ पे बताऊंगा मैं, जैसे कि क्या होता है, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ऊपर की तरफ क्या होता है, एक तो जो होता है ये नॉर्थ, आप जो जानते होंगे, और नीचे की तरफ साउथ होता है, लेकिन इसके अंदर भी एक चुंबक की तरह वर्क करता होता है, जिसे बार चुंबक भी आप बोल सकते हैं। ये अपोजिट होता है, ये हिस्सा साउथ होता है, ये हिस्सा जो होता है इसका नॉर्थ होता है ना। अब क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप हो रहा होता है, ये इस जो अंदर जो चुंबक है पृथ्वी के, उसके नॉर्थ से साउथ की ओर ये जा रहा होता है। ओके, कुछ ऐसे ये बढ़ रहा होता है। फिर यही जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है,
और जो सूरज की तरफ से जो चुंबक आ रहा होता है, चुंबकीय फील्ड आ रहा होता है, उसको यही बचा रहा होता है। अगर ये, मैं सरल शब्दों में बता देता हूं, अगर ये सूरज की तरफ से आने वाला ये चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र जो फील्ड है, ये हमारी तरफ बहुत ज्यादा आने लगेगा तो हमारी पृथ्वी को तबाह कर देगा। समझ रहे हैं? ये हमारा खुद का पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं, वो उन्हें बचा रहा होता है, उनसे रोक रहा होता है, हमारी पृथ्वी को सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा होता है, वरना तो हम लोग गए। समझ रहे हैं? सूर्य भी काफी ताकतवर है, वो तो है ही है ना? तो ये उसका ताप ही है जो उसमें उसको डिक्लेयर कर रहा है, उसको चमक प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया सन स्पॉट क्यों बनता है? ये मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स की वजह से। जब ऊपर का ताप में कमी आना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर उसका बहुत कम दिखेगा, तो वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट देखने को पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे। वहां से खूब भर भर के मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा, जो कि हर तरफ, चारों तरफ ऐसे फैलता रहता है। जो भी उसके दायरे में आएगा उसको नुकसान पहुंचाता हुआ वो चलता है, और पृथ्वी जो कि अपना खुद का उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उससे उसकी अपने को, खुद को रक्षा कर रही होती है ना? ये है सन स्पॉट। अब इन्हीं सन स्पॉट से भी पृथ्वी पर कई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे एल नीनो में चेंजेस आ जाता है ना? एल नीनो, ना नीनो में भी चेंजेस आ जाता है। मौसमी परिघटनाओं में चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा वहां पर। और साथ ही साथ आयन प्रभाव, जो पृथ्वी का ऊपर का जो मंडल होता है, आयन मंडल भी इससे प्रभावित हो जाता है। ओके, और पृथ्वी की जितनी भी जलवायु की दशाएं होती हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। अब समझ में आया क्या है? सूरज ही डिक्लेयर कर देता है आपकी जलवायु को भी। ओके, अब हम चलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा वेव्स के बारे में, क्योंकि बिना वेव्स के आप शॉर्ट वेव रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन को नहीं समझ सकते हैं। वो कैसे? अब बताता हूं ना, वेट करिए। वेव्स वैसे जो होता है, तरंगे जिसे कहते हैं, डुग 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 डुग, ये तरंगे गई। तरंगे जो होती हैं, दो होती हैं, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल, एक यांत्रिक, दूसरा नॉन यांत्रिक, गैर यांत्रिक भी कह सकते हैं। मैकेनिकल ये कहता है मैं तो भाई वैक्यूम में नहीं चल सकता हूं, मुझे तो कोई मीडियम चाहिए, यानी कि चाहे तो मतलब कोई चीज चाहिए, चाहे हवा हो, चाहे जल हो, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, हम भाई वैक्यूम में तो नहीं चल पाएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, यानी निर्वात में हम नहीं चल सकते हैं। और नॉन मैकेनिकल कहता है हम तो भाई निर्वात में ही चलते हैं। अब बताओ, तो जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो कुछ उसमें दो होते हैं, एक ट्रांसवर्स होते हैं जो कि ऐसे चल रहे होते हैं, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल होते हैं जो कि समानांतर, ऐसे समानांतर दिशा में चल रहे होते हैं। ट्रांसवर्स है ना, ऊपर नीचे, इसमें आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन रंग गर्त बनते हुए दिखेगा। ओके, लंबवत ये दिखेगा, और लॉन्गिट्यूडनल में समानांतर, एक के बाद एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब लेकिन हमको क्या समझना है नॉन मैकेनिकल के बारे में, क्योंकि यहां पर जिक्र है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये हमें समझना है कि ये क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, पृथ्वी का खुद का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना? याद है ना, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो इसके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जो कि गैर यांत्रिक, नॉन मैकेनिकल होता है, निर्वात में इनका विचरण हो रहा होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं अभी मैं चल के बताता हूं। उनका जो डिक्लेयर किया जाता है, उन बाकी जो इनके अंतर्गत जो वेव्स होते हैं वो वेवलेंथ के हिसाब से डिक्लेयर किए जाते हैं। वेवलेंथ क्या, जैसे कि ये देखिए, ये तरंगे गुजर रही हैं, ऊपर का जो ये सुरंग देख रहे हैं और नीचे का ये गर्त जो देख रहे हैं, एंटीक्लाइन और ये सिंक्लाइन वाला, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है यही वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तरंग दैर्ध्य, वाह क्या नाम सर जी ने बताया है, तरंग दैर्ध्य। और इसी से डिक्लेयर अभी आपका हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी, है ना? यानी कि एक सेकंड में जो कंपन होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है, और जब लैम्डा ज्यादा यानी वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जब लैम्डा कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है।
अब इनसे डिक्लेयर होता है एनर्जी, तीव्रता डिक्लेयर को की जाती है। अब वो कैसे, वो होती है एच म्यू, है ना। अब ये जो होता है फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट कर रहा होता है। म्यू इक्वल टू होता है, ये देखिए, सी ऑब्लिक लैम्डा। अब यहां पर इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये सी जो होता है चाल को शो कर रहा होता है, लैम्डा तरंगाइधर को शो कर रहा होता है, सी जो होता है प्रकाश की चाल को 3 × 10⁸ उसको शो कर रहा होता है, और जो वेवलेंथ जो होता है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वेवलेंथ अगर ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी हो गई कम और हो गया एनर्जी कम, है ना। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये है मेरे द्वारा बनाया गया डायग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके वेवलेंथ के हिसाब से, तीव्रता के हिसाब से इनको डिक्लेयर किया गया है रेडियो वेव्स, है ना। इनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रेडियो वेव्स, ओके, लंबी दूरी कवर कर सकते हैं। फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर ये जो आप तीन देख रहे होते हैं ये कहलाते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के नाम से जाने जाते हैं, लंबे लंबे तरंगदैर्ध्य। और इसके बाद होता है विजिबल अल्ट्रावायलेट, और होता है एक्सरे, और लास्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट गामा रेज, एक्सरे। हाँ, वही एक्सरे जिससे, जैसे आपकी हड्डी, किसी की हड्डी टूट गई, आपकी नहीं, ऐसा ना हो, जैसे कि हड्डी उड्डी टूटने पे या कुछ और भी चेकअप कराना हुआ तो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, इनको कहा जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, अब विजुअल लाइट जो होते हैं ये हमको दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे कि सूरज की जो रोशनी आ रही होती हमको दिखाई पड़, अरे ये देखो विजुअल लाइट आ रही है ना, वही तो होती है ना विजुअल लाइट। अब देखिए, अब जैसा कि आप रेडियो वेव से जैसे जैसे आप बढ़ते हुए चले जाएंगे गामा रेस की तरफ, तरंगदैर्ध्य उसमें कम होता चला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती हुई चली जाएगी, अभी मैंने बताया था फार्मूले से, और तीव्रता और एनर्जी जो होती है उनकी बढ़ती हुई चली जाती है। गामा रेस बहुत तीव्र होता है, कम दूरी चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा तीव्र होता है, बहुत हार्मफुल भी होता है। एक्सरेस भी बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन अब इन दोनों में अगर जरूरत पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी, वो पड़ेगी पृथ्वी, जो हमारा सूर्य से आ रहा होता है विजुअल और अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा होता है, भर भर के आ रहा होता है। और यही जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, मैं साइंस में आपको बता दूंगा इसे अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में कि कैसे ABC में उसको डिक्लेयर किया गया है ना। और उनको जो रोक रहा होता है वो समताप मंडल, है ना। समताप मंडल में कौन सा है, ओजोन लेयर, वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और हमारा जो स्किन होता है या अन्य जो भी कैंसर हो जाते हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा कर रहा होता है, और हमारे नेचर की भी रक्षा कर रहा होता है, प्रकृति की भी रक्षा कर रहा होता है। तो हमें जो दो की जरूरत है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज आप देख नहीं पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे। जैसे कि गर्मी में आप खड़े हैं सूरज की रोशनी में, जो आपको फील होगा, अरे जल गया त्वचा, ओहो ये क्या हो गया, काला हो गया, वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो रहा होगा, दिखेगा नहीं लेकिन हार्मफुल हो जाएगा। विजिबल लाइट जो आपको नजर आ रहा होता है वो विजिबल लाइट में आ जाता है। ओके, अब इसमें सूरज से जो आती है वो कौन सी आती है ये बताइए आप। सूरज से जो आ रही होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। सर वो क्यों होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, आप क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए होती है क्योंकि सूरज में क्या होता है, नाभिकीय संलयन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब इस क्रिया के द्वारा जो होता है उसमें काफी टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी कि तरंग दैर्ध्य के होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, पृथ्वी सूर्य की तरफ से पृथ्वी की तरफ बढ़ता हुआ शॉर्ट वेव रेडिएशन देखने को आपको वहां पर मिल रहा होगा, है ना। अब समझ में आए, पृथ्वी से जो वेव्स आती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है।
अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में। तो जुड़े रहिएगा, भाषा IQ एकेडमी से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं लेकर आऊंगा जो कि आपने कहीं सुना नहीं होगा और अक्सर एग्जाम में भी पूछ लेता है। और कॉमन, आप गांव में गए और दादाजी ने पूछ लिया, अरे बेटा बताओ ये सूरज से हमको गर्मी क्यों लगती है, तो नहीं बता पाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। और ये कैसे कैसे हमारा जलवायु बदल जाता है, नहीं बता पाए दिक्कत होगी ना। ये सब इसी से ही तय होता है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आगे नए इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ मैं शरद वर्मा फिर से उपस्थित हूंगा। जय हिंद, जय भारत।